नमस्कार जी, मैं हूं मुकेश बावा और आप देख रहे हैं पंजाब भारत टाइम्स। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नन्हे जीनियस से करवाने जा रहे हैं जिसका हुनर देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएं। जी हां, आरव शर्मा सिर्फ 1 मिनट 47 सेकंड में 197 देशों के नाम उनके झंडे देखकर बताना, ये महज कमाल हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे चैनल ने पिछले दिनों इसकी एक रील जारी की थी जिससे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और आज हम पहली बार आपकी मुलाकात होने जा रही है आरव शर्मा से। खास मुलाकात खास शख्सियत में। मैं हूं मुकेश बावा और इस समय हम मौजूद हैं छोटे नन्हे जीनियस आरव शर्मा के साथ। आरव ने अपने कमाल के हुनर से सबको चौंका दिया है। 1 मिनट 47 सेकंड में 197 देशों के पहचान कर आरव अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 8 से 9 साल की उम्र में आरव शर्मा का ज्ञान और याददाश्त किसी बड़े विद्वान से कम नहीं। देश विदेशों के झंडे देखकर पल भर में देश का नाम बताना आरव के लिए महज खेल जैसा है। वहीं आरव शर्मा के माता पिता का कहना है कि शुरू से ही आरव की रुचि मैप और फ्लैग में रही है और धीरे धीरे ये दिलचस्पी एक रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बदलती चली गई। आप हमारे साथ बात करेंगे। आरव, कैसे आपने इस तरह से जो आप कर रहे हैं 197 कंट्रीज के जो नाम हैं 1 मिनट 47 सेकंड्स, 1 मिनट के भीतर भीतर जो आप कंट्रीज के नाम और कई जो उपलब्धि आपने प्राप्त की हैं, किस तरह से माइंड में आया कि इस तरफ भी होना चाहिए? पहले तो हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। और जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि ये उपलब्धि मैंने इतनी कम अवधि में कैसे हासिल की, तो मेरे हिसाब से इसके पीछे का जो मूल मंत्र है, वो है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में यही सोच लेगा कि यह कार्य तो इस अवधि में हो ही नहीं सकता, तो वो भविष्य कभी नहीं होगा। अगर मैंने अपने दिमाग में टारगेट सेट कर लिया कि मैंने सारे देशों के झंडों का नाम 1 मिनट 45 सेकंड में ही लेना है, तो मैं वो अवश्य ही पूरा करूँगा। बिकॉज़ माइंडसेट है तो माइंडसेट पे डिपेंड करता है, एंड रेगुलर प्रैक्टिस उसके साथ ही अपने आप पर कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट हमेशा सक्सेस पर ही लीड है। क्या एज थी जब आपने इस तरह से ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त किया? कितनी एज में से आपने स्टार्ट किया था ये? तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था इन 2020, 20। तब मैं 9 इयर्स की एज में था, तो जी। तब यही ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरी क्यूरोसिटी बढ़ी जियोग्राफी साइंस एंड ऑल के स्टफ में, तो उसमें ही मैंने यह सब किया। एंड 9 इयर्स ऑनवर्ड्स तो फ्लैग्स तो मुझे 10 इयर्स के अराउंड सारे याद हो गए थे। सो बेसिकली मुझे टाइम लगा था अराउंड 10 डेज तब। एंड सिंस दैट मैंने रेगुलरली मेंटेन की, अपनी पेस इम्प्रूव किया। सो सिंस दैट टाइम ओनली मैं इसमें बिजी। फैमिली की कितनी सपोर्ट रही आपको? फैमिली की, एज दे से, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो सेम इज द माई केस। माई फैमिली प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन माई जर्नी। एज मेरे स्टार्टिंग से ही दे हैव सेड टू मी दैट आर यू स्पेशल। तो पहले तो फैमिलीज का अपने बच्चे में उस टैलेंट को फाइंड आउट करना, उसको सपोर्ट करना ही बहुत कूडोस जाता है उनको। एंड देन आफ्टर दैट माई मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स दे एनकरेज मी टू डू द सेम। एंड एज दे से, अगर बच्चे का बेस अच्छा बन जाए तो देन आफ्टर ही डज लेटर स्टडीज, तो वो ही कंटिन्यूज टू एक्सेल इन दैट। हमेशा बच्चों को देखने को मिलता है कि बच्चे जब कोविड के समय में ऑनलाइन क्लासेस थी तो मोबाइल्स, इंटरनेट, इन जो डिजिटल ऐप थी उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए और कहीं ना कहीं वो अपनी स्टडी से भी पीछे होते चले गए। तो आपने फिर किस तरह से कैसे समय निकाला आपने? तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी 2020 में, तो उसके बाद ज़्यादातर बच्चे उसी फ़ोन की रूटीन में लगे रहते थे, अपने बिल्कुल। दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल ली। तो यह उनकी रूटीन बन चुकी थी। पर वही अगर हमें एक एक्स्ट्रा समय मिला था उस महामारी के दौरान, तो मैंने यही इंश्योर किया कि मैं अपनी बकेट लिस्ट में नई से नई चीज़ें ऐड करूँ, बिकॉज़ दे वर गोइंग टू लेटर बी प्रूव टू बी फ्रूटफुल इन माई लेटर लाइफ। सो मैंने वही किया। हर दिन को एक नया पड़ाव की तरह समझा, और हर दिन प्रतिदिन मैंने अपनी बकेट लिस्ट में एक नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की। तो फिजिकली एक्टिविटीज कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड ओनली लिव्स इनसाइड अ हेल्दी बॉडी।
सो अनटिल एंड अनलेस कोई बच्चा अपनी बॉडी या हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा, ही कैंट बी सक्सेसफुल। ज़रूरी ये नहीं कि रोज़ 5-6 घंटे ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो। अगर हम रोज़ की अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा भी निकाल लें, तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बॉडी के बिना हमारा माइंड कुछ भी नहीं है। आप कौन-कौन से गेम में रुचि रखते हैं? मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, तो मैं रेगुलरली अपने आप को फुटबॉल, क्रिकेट, चेस में एंगेज करता हूँ, जिससे मेरा फिज़िकल एंड बोथ मेंटल एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। क्रिकेट्स एंड फुटबॉल्स दोनों अलग पार्ट है और चेस माइंड की गेम है, तो कैसे फिर मैनेज करें? तो जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल वो मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रखता हूँ, फिजिकल पार्ट। बट चेस भी मेरे हिसाब से एक बहुत क्रूशियल रोल है, बिकॉज चेस हमें केवल गेम्स में प्रॉब्लम्स को टालना नहीं सिखाती, वो हमें लाइफ में भी सिखाती है। इससे हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, इट हेल्प्स टू नरिश दैट एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स सच रेगुलरिटीज इन अ ब्रेन, जो हमें मोर कंसंट्रेट एंड फोकस करने में हेल्प करती हैं। तो आई थिंक एक बैलेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज इज वेरी एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन लाइफ। तो क्या मैसेज देंगे बच्चों को जो अभी भी जो मोबाइल्स में अपना समय बर्बाद करते हैं, रील स्क्रॉल्स करते हैं, एक्टिविटीज़ फिज़िकली एक्टिविटीज़ भी नहीं जा पाते, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा कि अब मेरी बात कोई सच मंत्र तो है नहीं उनके, तो मेरे यही होगा कि ये नहीं कि आप अपने फ़ोन वगैरह एकदम ही छोड़ दो। आप उनको चलाओ अपने मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के, इनको चलाओ, पर एक लिमिट में। एवरीथिंग इज़ बैड व्हेन क्रॉस्ड इट्स लिमिट। सो इस हिसाब से एक माइंडसेट दे शुड फॉलो, इन विच अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ मोबाइल, स्पोर्ट्स एक बैलेंस हो। ये भी नहीं कि अपनी ज़िंदगी को एक रोबोटिक ही बना लें कि रोज़ सुबह उठे, स्कूल गए जी, घर आके पढ़ाई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रोज़ एक नई चीज़ करनी चाहिए, जिससे जब हम बड़े हों, बस एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जब आप 70-80 साल की उम्र में होंगे, तो अगर आपकी ज़िंदगी की मूवी बनाई जाए, तो वो एक ऐसी मूवी हो जो लोग असली में देखना चाहें, एक क्यूरियोसिटी हो। ये नहीं कि सारे बोरिंग मूवी की तरह कि इसने बस फ़ोन ही चलाना है, वो समझें। तो विद एवरी न्यू डे, ब्रिंग अ न्यू चैलेंज इन योर लाइफ, सो इट नेवर बिकम्स बोरिंग। परिवार में समय कैसे दे पाते हैं? किस तरह से परिवार में कौन-कौन है परिवार में आपके? मेरे परिवार में मेरे माता-पिता और साथ में मेरे दादा-दादी हैं। और परिवार को समय देने पे जहाँ बात आती है, मैं स्कूल से आने के बाद पहला 1 घंटा अपने घर वालों को अपने स्कूल में क्या हुआ, आज मेरी क्या उपलब्धि है, मुझे क्या टीचरों से सुनने को मिला और मैंने आज क्या नया सीखा, उसके बारे में मैं विस्तार में जानकारी प्रदान करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता है एंड द एक्सपीरियंस व्हिच आई लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ, वो जी। भी मेरे को एसेंशियल और मेरे को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो जिस तरह से आज का जो युग चल रहा है, आने वाला समय एआई का है, तो इसके ऊपर भी आप कोई वर्क कर रहे हैं? जी, जैसे कि जो एआई है, मेरे हिसाब से तो ह्यूमंस अकेले अब नहीं डिपेंडेंट हो सकते। तो एआई एक एक ऐसा स्किल है जो कि फ्यूचर में हम सबके लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ उसके बिना सर्वाइव करना एक इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया में इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर जहाँ तक मेरी बात है, मैं एआई कैसे यूज़ करता हूँ? मैं एआई पे ओवर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उससे मेरी कैपेबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। पर जहाँ तक कि अपने वर्क में और इम्प्रूवमेंट करना, उसमें मैं अवश्य एआई का इस्तेमाल लेता हूँ और मैं एआई में काफ़ी काम भी करता रहता हूँ। जैसे कि मैं और मेरा एक दोस्त अभी एक एआई कॉम्पिटिशन में हमने एक डेमो एआई बॉट बनाया, जो ऑफलाइन विदाउट एनी नेट वो आराम से 1 मिलियन क्वेश्चंस के डेटाबेस को आंसर कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एआई एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है फॉर द फ्यूचर एंड वी शुड डेफिनेटली मास्टर। कब तक आपका ये जो प्रोजेक्ट है, कब तक कंप्लीट होगा? ये जो हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऑनगोइंग है, और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं, तो हम यही फोकस करते हैं कि कंप्यूटर्स की हमारी जो क्लासेस हैं, उनमें भी हमारा स्कूल का काम करने के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें करें। तो जैसे कि आपने पूछा कब तक ये पूरा होगा, तो ये बस चलता ही रहता है। जैसे 1-2 दिन बाद हम किसी और चीज़ पे काम कर जी। देंगे, तो जब भी हमें हमारी स्टडीज़ से एक्स्ट्रा टाइम मिले तो हम उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। कौन-कौन से कॉम्पिटिशन्स आपने जो विन किए हैं? तो जैसे कि हमारे स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि क्विज़ेज़ एंड ऑल एंड एलोक्यूशंस। तो मेरा क्या फ़ोकस है कि केवल एक बुकवर्म बन के नहीं रह जाना। ये नहीं कि अगर क्विज़ेज़ में ही अच्छा हूँ या स्कूल में सारे स्टैंडर्ड में फर्स्ट आता हूँ तो बस उसमें ही नहीं। तो मैं क्विज़ेज़ के साथ बोलने वाले स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में भी चाहता हूँ, जैसे कि एलोक्यूशन, डिबेट्स, बिकॉज़ उससे मेरी पब्लिक स्पीकिंग में भी फ़ायदा मिलता है। जी। तो अकेले ये नहीं कि बस किताबी कीड़ा ही बन जाइए, मैं क्विज़ेज़ में भी जाता हूँ, स्पोर्ट्स में भी कभी-कभी, देन क्विज़ेज़, एलोक्यूशंस, डिबेट्स। तो मैं बेसिकली अपनी हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और अपनी बकेट लिस्ट में बढ़ावा देना चाहता बिल्कुल हमेशा ही आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें कामयाबी और लाइफ में फ्यूचर्स में क्या ड्रीम है? हूँ।
मेरा यह ड्रीम है कि अगर हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स वर्ल्ड की सबसे स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। तो उसमें एक कोर्स होता है डॉक्टरी के साथ बिजनेस का, बिल्कुल। इन विच बिकॉज डॉक्टरी भी फ्यूचर में विदाउट टेक्नोलॉजी इट्स नथिंग। तो उसमें डॉक्टरी एआई टेक्नोलॉजी के साथ सिखाई जाती है एंड ऑल्सो कि आप अपने डॉक्टरी को एक बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जी। तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि आफ्टर माई स्टडीज इन इंडिया मैं वहाँ की अप्लाई करूँ एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड वहाँ एडमिशन लेके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बन सकूँ। पेरेंट्स आपको नहीं कहते कि आप इधर से इतना समय लगा रहे हो, स्टडी पीछे छूट जाएगी, या ऐसे इस तरह की कोई बात होती है? तो जहाँ तक मेरे पेरेंट्स की बात आती है, मेरे को उनका पूरा सपोर्ट है। और ये भी अगर वो मेरे को कहें कि बेटा इसमें करो, तो मैं, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ बड़ा बनने के लिए अपनी ईगो पे बात लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर मैं अपने पिछली एक बात बताऊँ, तो हमारे सेवन्थ में मैं सारे स्टैंडर्ड में से फर्स्ट आया था पूरी सेवन्थ में। तो उससे 2-3 दिन पहले, रिजल्ट से पहले, मेरे को थोड़ी एंशियसनेस हो रही। तो मेरे पेरेंट्स वैसे ही कहते कि बेटा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना ध्यान दे दे। तो वो कहते कि आजकल तू कर नहीं रहा। तो फिर मैंने क्या किया, वही बात अपनी ईगो पे ले ली। और वो 3 दिन तक मैंने उस पर 21 कॉम्पिटिशन ऑनलाइन दिया और 21 में से 21 में मैं फर्स्ट आया। क्या बात। तो आने वाले समय में कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स आपने सोचे हैं कि इन कॉम्पिटिशन में भाग, और वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में नाम कर मांगे, क्या सोचा कि उसमें कॉम्पिटिशन्स इस तरह सा पहले कोई है उसमें इस तरह अभी से? अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो कोई नाम ऐसे दर्ज हुए हैं जिनकी तरफ से 190 फ्लैग्स, 197 जो फ्लैग्स है उनका समय के अकॉर्डिंग, जैसे आपका समय है 1 मिनट 47 सेकंड के करीब है, तो इसमें कोई और भी कॉम्पिटिटर है आपका? अगर ये मेरी वाली कैटेगरी में देखी जाए तो गिनीज का इसमें भी कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि कोई ऐसी एजेंसी या फॉरेन कंपनी मिले जिसके साथ कोलैबोरेशन में मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, क्योंकि यह करने में मैं पूरी विश्व में फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करने की बात करें तो मैं पहला इंसान हूँगा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे। और बाकी फील्ड जैसे पीरियोडिक टेबल, उसमें भी अगर किसी कंपनी या एजेंसी का साथ मिले तो डेफिनेटली मैं सब में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा बनाने की ट्राई करूँगी। हमारे साथ सुमित जी इस समय मौजूद हैं, आरव के फादर। उनसे बात करें। सर, कितना गर्व होता है महसूस कि जब बेटा अपना बच्चा अपना बुलंदियों को छुए, इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, इस तरह से जो स्टडी के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी आगे चल रहा है। तो कोविड के समय में जहां बच्चों ने अपना समय मोबाइल्स इंटरनेट के ऊपर समय बिताया, वहीं बच्चे की ये उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार सर। सर नमस्कार। पहले तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा जो ऐसे राइट ट्रैक पे है, और जैसे इसको हमने कोई इतनी ज़्यादा सिर्फ अच्छे संस्कार दिए। बाकी जो भी इसने किया खुद अपने आप, बाय गॉड्स ग्रेस, खुद मेहनत करता रहा है, खुद ऑनलाइन ढूंढता रहा है नई नई चीज़ों को, हमें भी बताता रहा है कि पापा मम्मा ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। हम भी इसको मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसको और आगे बढ़ाओ। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे में जो उसका हिडन टैलेंट है उसको ढूंढिए, उसको आप एक्सप्लोर करिए। बच्चे को कभी सप्रेस मत करो। अगर उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स में इनकरेज करो। कभी भी अपने बच्चे को जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसको जाने दो। कब पता चला कि इस तरह से ये गॉड गिफ्ट जो इस बच्चे में ये हॉबीज है कि इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, आपको कब पता चला? सर ये ऑलमोस्ट आप देखिए, आई थिंक फर्स्ट सेकंड सेकंड स्टैंडर्ड के बाद जब ये खुद अपने आप एक्टिविटीज़ करने लग पड़ा, खुद कैमरे को फेस करने लग पड़ा, खुद अपने वीडियोस बनाने लग पड़ा, तो हमें लगा कि नहीं, ही कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये कर सकता है। तो फिर हमने हमेशा इसको कभी डिमोटिवेट नहीं किया। हम हमारी कोशिश ये हुई कि इसको मोटिवेट करें, जो ये करना चाहता है इसको करने दें। तो बाय गॉड्स ग्रेस ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तकरीबन देखने को मिलता है कि इस एज में जाकर पेरेंट्स जो है बच्चों को उनका जो पैशन होता है, जो उनकी हॉबीज होती है, उससे रोकते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करना, आगे जाके आपको फ्यूचर्स में इस तरह से दिक्कत होगी, ये तो होगा। चाहे वो डांस डांस हो, म्यूजिक क्लास हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में भी हो, स्पोर्ट्स जी में भी जी। जाने में बच्चों को रोका जाता है। तो इस तरह से बच्चा जब एक एजुकेशन, जो इसको एजुकेशन नहीं बोलेंगे, तो एजुकेशन सेक्टर में इस तरह से बच्चा आगे बढ़ रहा है, और स्टडी में किस तरह से चल रहा है, साथ साथ स्कूल की जो स्टडी है इसकी, उसमें कैसा है? स्कूल की स्टडीज़ में सर अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिकॉज एक ये अपना बैलेंस बना के चलता है, साथ में स्पोर्ट्स भी करता है। जैसे
चेस में इसका इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अलॉन्ग विद दैट ये दोनों में, तीनों एक्टिविटीज़ में बैलेंस अपना बना के चलता है। हम भी इसको इनकरेज करते हैं कि थोड़ी सी, हाँ कभी कभी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, तो हम भी इसको इनकरेज करते हैं कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बेटा अपनी बढ़ाओ, तो उससे थोड़ा आपका माइंड और शार्प होगा। तो बाकी पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि अगर आपका बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, म्यूजिक में जाना चाहता है, आप उसको एनकरेज करो, आप उसको सप्रेस मत करो। आप भी प्रोफेसर हैं, कोविड के समय में किस तरह से बच्चों का बिहेवियर रहा, स्टडी में किस तरह से वो चले आगे, क्योंकि उसके बाद देखने को मिला कि काफ़ी बच्चों का जो स्टडी में जो रिकॉर्ड था, ग्राफ था, वो डाउन गया। जी जी। अब जाना चाहिए था, पर वो ग्राफ जो नीचे को गया, क्या कारण समझते हैं? जो ऑनलाइन स्टडी थी, ये उनके लिए बेनिफिट थी या नुकसानदायक थी? सर देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मेरे को तो ये लगता है कि जो ऑनलाइन स्टडी थी उनसे बच्चों का ग्राफ जो है डाउन ही हुआ। बिकॉज जो फिजिकल टीचिंग होती है ना, क्लासरूम टीचिंग, उसके अपने एडवांटेजेस हैं। ऑनलाइन टीचिंग से बच्चों को एक तो ये नुकसान हुआ कि दे आर स्टिक टू मोबाइल और लैपटॉप्स और जो आईपैड जो भी वो यूज़ करते हैं। और उससे हुआ क्या कि एक तो जितना आप उसको अपने गैजेट्स को यूज़ करोगे ना, आपका माइंड सेट जो है वैसा डेवलप हो जाता है, आपका माइंड की कैपेबिलिटी, आपके माइंड की शार्पनेस जो है कम हो जाती है। उससे हुआ, हमने ये देखा कि बच्चे कोविड के बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, ऑनलाइन गेम्स भी खेलने लग पड़े, ऑनलाइन और जैसे गेम्स खेल रहे हैं या ऑनलाइन जो भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उससे उनके माइंड की जो डेवलपमेंट है ना, वो बहुत कम अफेक्ट होती। तो बच्चा जितना कम मोबाइल चलाएगा ना और फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा रखेगा, उतना बढ़िया रहता है। कोविड में ही आपके बच्चे ने भी इस तरह की जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कोविड को कैसे देखते हैं आप? कोविड सर वो टाइम तो एक दैट वाज अ वेरी हार्मफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान ना करे कभी भी ऐसा टाइम आए दोबारा, बट उसको एक सही तरीके से कई बच्चों ने यूटिलाइज किया। ही इज़ वन ऑफ देम। कई और बच्चों ने भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया होगा। सो उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी कुडोज एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट ऑल्सो। तो बस यही है कि जो आपको टाइम मिलता है, जैसा भी परमात्मा आपको टाइम दे रहा है, उसको आप सही टाइम से यूटिलाइज करो। बस अपने बच्चे को एनकरेज करो, उसको डिमोटिवेट मत करो। बच्चा जितना आप मोबाइल से दूर रख सकते हो, बच्चे को गैजेट से आप दूर रखो, एंड यू विल फील द डिफरेंस। मैम, आपको कब पता चला कि बच्चे का इस तरह से ये रुचि है और ये गॉड गिफ्टेड ये जो है इसमें, आपको कब पता चला? नमस्कार सर। कहते हैं कि बचपन के छोटे कदम आने वाले समय की बड़ी उड़ान बन के उभरते हैं। तो शायद ये चीज़ हमें रियलाइज़ हो गई थी व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड। 3 साल की उम्र में इसने कार्टून कैरेक्टर आता था बेन 10। जी। उसके जो भी फॉर्म्स थे, उसके जो भी कैरेक्टर्स थे, ही स्टार्टेड लर्निंग दोज़ बड़ी छोटी एज में, एंड दोज़ वर टफ नेम्स। देन आई रियलाइज़ कि इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चा इतने टफ नेम्स बेन 10 के कैरेक्टर से ही ये निकाल के लेके आ रहा है, तो ही इज़ हैविंग सच शार्प कॉग्निटिव स्किल्स जिसको आगे एनहांस कर सकता है। सो आई टुक एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दिस थिंग। तो फिर मैंने उसी टाइम पे इसको अलग अलग टारगेट्स देने सेट करने शुरू कर दिए थे। एंड व्हेन ही वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसके क्लास में डीएवी पब्लिक में कॉम्पिटिशन्स होने स्टार्ट हो गए थे। सो उस टाइम पे इस पे ये स्पिरिट अराउज करनी कि यू हैव टू विन दोज कॉम्पिटिशन्स, और यू हैव दैट इंस्टिंक्ट इन यू, यू हैव टू आई मीन मेक दिस यू नो एज अ प्रेस्टीज इशू। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थी कि अगर मेरे को ये टारगेट दिया गया है, इफ़ आई रियली वांट टू एक्सेल, टीचर्स की गुड बुक्स में आना, प्रिंसिपल की गुड बुक्स में आना, यू नो इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। तो वहाँ से शायद वो जो बेस इसका बना, जो फाउंडेशन बनी, कि वो स्पिरिट इसने रखी कि आई रियली वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड। तो शायद आई मीन वो अभी तक वो चीज़, वो पैशन अभी तक कंटिन्यू है, जिसका आई मीन फ्रूटफुल चीज़ साबित हो रही है हम सबके लिए। आप खुद भी टीचर्स हैं, जी बच्चों को स्टडी करवाते हैं, जी तो किस तरह से अब आने वाला जो समय है, एआई का युग है एग्जैक्टली। आने में, तो जो स्टडी, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में क्या अंतर है? There is a huge difference, sir. Online and offline में being a teacher, I'll
really, I mean, ask other teachers as well कि जो offline study है that is more remarkable than online study, because physically when a teacher is standing in front of the teachers, in front of the students, जब उसको बता रहा है students को, जैसे मैंने कोई भी चीज़ करवानी है, if I really want to recite a poem, I want to go through a lesson, तो जो मेरे फिजिकल हाव भाव हैं जहाँ से बच्चा सुन रहा है मेरे को, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ करवाना चाहती हूँ, उसी वक्त ऑन द स्पॉट अगर मैं गलतियाँ निकाल रही हूँ बच्चों की, उनको बता रही हूँ कि यू हैव टू डू दिस थिंग, ऐसे करना है आपको, दिस इज़ द बेटर वे टू डू, तो शायद ऑफलाइन एजुकेशन मोड अभी भी कई मायने से ऑनलाइन मोड से बहुत बेहतर है। अगर बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो किसी ने कहा था कि यूज़ हिम एज योर स्लेव, यूज़ एआई एज योर स्लेव बट डोंट मेक हिम योर मास्टर। उसको गुलाम बना के रखो, अपना मालिक बना के मत रखो। जब आपने उसको अपना मालिक बना दिया तो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जो परसेप्शन है सीखने की, वो सब नीचे चली जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए है कि इट्स बेटर, अगर एआई को यूज कर रहे हो तो अपने स्लेव की तरह यूज करो। अगर उसको आपने अपने मन पे बिठा लिया, यहाँ पे हावी कर लिया, तो आपकी जो मेंटल अपलिफ्टमेंट है, आपके बच्चे की मेंटल अपलिफ्टमेंट है, दैट विल बी डूम टू जीरो। आजकल क्या हो रहा है, बीइंग अ टीचर आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग कि जो भी बच्चों को होमवर्क मिल रहा है, जो भी उनको जो भी करिकुलम के साथ रिलेटेड वर्क मिल रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज दे आर टेकिंग एआई हेल्प। तो अगर मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, इंग्लिश का कुछ पैराग्राफ फ्रेम को करने को मिला है, कोई ऐसे राइटिंग मिली है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे आर नॉट यूजिंग देयर स्किल्स, वो सीधा चैट जीपीटी, जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे, चाहे बिल्कुल। ग्रॉक हो गया, जामिनी हो गया, दे आर टेकिंग दैट हेल्प, उसकी हेल्प के साथ रेडीमेड आंसर्स फ्रेम करके दे देते हैं। एंड बीइंग टीचर्स हमें पता है कि वेदर इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट और इज इट कॉपी पेस्ट थिंग। तो बीइंग पेरेंट्स हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपका बच्चा एआई तो नहीं यूज़ कर रहा है। एंड सेम थिंग आई एम डूइंग विद आरव। तो अगर कोई भी इसको इसके स्कूल से कुछ भी होमवर्क मिल रहा है, कुछ ऐसे भी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई चीज़ मिल रही है, तो आई मेक इट श्योर कि यहाँ पे एआई का यूज़ ना हो। तो जैसे मैंने कहा कि इसको मास्टर मत बनने दीजिए, इसको अपना गुलाम बना के रखिए, तो बिल्कुल। आपका बच्चा जो है वो हर फील्ड में एक्सेल करेगा। इट्स अ गुड थिंग बट ओनली एज फार एज यू नो हाउ टू यूज़ इट। कोविड का समय काफ़ी क्रूशियल था कि कईयों ने अपनों को गवाया और कईयों ने अपने पैशन को और पॉलिश किया, तो उसी में ही बच्चे का ये पैशन है वो निकल के सामने आता है। एग्जैक्टली। तो क्या मैसेज देंगे आप उन बच्चों को जो अभी भी अपना समय जो है वह इंटरनेट मोबाइल्स पे जो लगाते हैं? कोविड that was quite a painful experience for everybody around the world. I mean, वो इंग्लिश में एक लाइन है कि इट इज़ द माइंड दैट कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। सो वो लाइन को अगर जिसने अपना यहाँ पे सेट कर लिया ना, तो दैट स्टूडेंट इज रियली सक्सेसफुल। क्योंकि कोविड के टाइम में मोस्टली व्हाट वी हैव सीन इज कि बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने भी, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल्स रहा है, जहाँ पे अगर हम बच्चों को मोबाइल दे दिया, उनका मतलब टाइम पास करने के लिए उनको किसी काम पे लगा लिया, कि अपना खुद का जो काम है अगर उसको प्रायोरिटी दे के हमने बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, तो बच्चा हमारे लिए सेकेंडरी हो गया जो हमारे लिए प्राइमरी होना चाहिए था। जी। तो कोविड के टाइम में इधर टू थिंग्स वर पॉसिबल, हेवन और हेल की जो मैं बात कर रही हूँ। अगर तो आपने अपने बच्चे को उसका टाइम यूटिलाइजेशन करने की टेक्निक दिखा दी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर दिया, उसके साथ आलतू फालतू की रील्स बनाने की बजाय उसको ये बताया कि यू हैव दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल, उसके सामने टारगेट सेट कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई हैड डन विद आरव, कि उसको टारगेट दे दिया कि एट दैट टाइम आरव दिस इज द पीक टाइम फॉर यू। अब आप स्कूल नहीं जा रहे, यू आर हैविंग योर ऑनलाइन क्लासेस, आपके पास प्लेंटी टाइम है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, ये टारगेट है, आज हमने इस चीज पे वीडियो बनानी है। At that time, at the age of 6 to 7, he started his YouTube channel as well. And you know, टेक्नोलॉजी को कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं हम। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को जिसने नेगेटिव में लेना है, तो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो हमारे बच्चे आज सीख रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी इज सच ए वंडरफुल टूल, अगर इसको हम पॉजिटिव वे से लें तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो उसमें जब इसने अपना यूट्यूब चैनल फ्रेम करा, तो उसमें जो भी इसकी अचीवमेंट्स थी, चाहे ये 197 कंट्रीज के फ्लैग्स की रिकॉग्निशन है, चाहे इसकी 118 पीरियोडिक टेबल एलिमेंट table। साइंस के अंडर 1 मिनट या अंडर 2 मिनट्स की जो इसकी अचीवमेंट थी, उसके साथ इसकी मैथ्स की डॉजिंग, यू जस्ट आस्क हिम टू मल्टीप्लाई एनी डिजिट, he'll be doing that। ना इसने अबेकस करा है, ना इसने वैदिक मैथ्स करा है। क्यों? he was sharpening up his skills। उस टाइम पे जो मैक्सिमम एज पेरेंट्स हम जो कर सकते थे हमने किया, बट उससे भी ज़्यादा जो आरव ने करा, दैट इज़ मोर प्रेजवर्दी, कि उसने जो हमने सेट टारगेट्स रखे थे उसको अचीव करा। सो दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली स्कूल आई एम मेकिंग प्राउड ऑफ द थिंग्स। थैंक यू मैम। थैंक यू thank you सो so मच।
आरव जैसे बच्चे ही देश का भविष्य चमकाते हैं। मेहनत, लगन और जुनून अगर सही दिशा में हो तो उम्र भी रुकावट नहीं बनती। फिर मिलेंगे हम इसी तरह एक खास मुलाकात, खास शख्सियत में एक नए शख्स के साथ। आप तब तक देखते रहें पंजाब भारत टाइम्स।